नमस्कार, मैं प्रभात रंजन देव। कोरोना कहर के बीच कराए गए पंचायत चुनाव में शिक्षकों को झोंक दिए जाने के कारण प्रदेश भर में 1621 शिक्षकों की मौत हो गई। ये सभी शिक्षक चुनाव ड्यूटी के दरमियान हुए कोरोना संक्रमण के कारण मरे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। चुनाव ड्यूटी के कारण शिक्षकों की मौत को लेकर ही मैंने अपना पिछला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उस समय करीब 800 शिक्षकों के मारे जाने की खबर थी और लगातार इस संख्या के बढ़ते जाने की खबरें आ रही थी। आज यह संख्या बढ़कर 1621 हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार हठ पर इस कदर उतरी हुई है कि उसे शर्म, लिहाज, मानवीय संवेदनाएं और शासनिक नैतिकता का कोई ध्यान ही नहीं रह गया है। प्रदेश सरकार 1621 की संख्या को 3 बताने पर उतारू है, जबकि चुनाव ड्यूटी में कोरोना संक्रमण से मरे सभी 1621 शिक्षकों की आधिकारिक लिस्ट सरकार को दी जा चुकी है। आम आदमी महज एक नंबर है, मरे या जिए, सब नंबरों में ही काउंट किया जाता है। सरकार इसी नंबर प्रिज्म से आम आदमी को देखती है। 1621 बनाम 3 इसी नंबर दृष्टिकोण का उदाहरण है। खंडित आजादी के पिछले 73 साल में ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आपके अनुभवों से गुजर चुके हैं। कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की मौत के प्रसंग में यूपी सरकार के विचित्र चारित्रिक रंग ढंग पर हम विमर्श तो करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ रोचक संस्मरण आपके समक्ष रखता चलूं। आप ध्यान से सुनिएगा। तब की बात है जब राम मंदिर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। दिल्ली से चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय का फोन आया। उन्होंने मुझे राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता और गोरखधाम के पीठाधीश महंत अवैधनाथ का इंटरव्यू करने का असाइनमेंट सौंपा। मैं लखनऊ से बाहर था, लेकिन भागकर गोरखपुर पहुंचा। खराब स्वास्थ्य के बावजूद महंत अवैधनाथ ने मुझसे लंबी बातचीत की, जो चौथी दुनिया में प्रकाशित हुई थी। तब महंत अवैधनाथ के दीक्षित शिष्य के रूप में योगी आदित्यनाथ मुझसे मिले थे। वे अपने गुरु के सामने हमेशा फर्श पर ही बैठते। मैं कुर्सी पर बैठने का इशारा करता तो वे मुझे इशारे से ही मना कर देते। फिर मुझे गुरु और उत्तराधिकारी के प्रोटोकॉल का एहसास हुआ। तब महंत अवैधनाथ एक विद्वान संत पुरुष और योगी आदित्यनाथ एक सात्विक जुझारू साधु के रूप में मेरे मन में स्थापित थे। बाद में योगी से भी मेरी अंतरंगता बढ़ी और कई बार प्रदेश या देश के कुछ जरूरी मसलों को लेकर उनसे बातचीत होती रही। हिंदू युवा वाहिनी के एक राष्ट्रीय सेमिनार में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और सीमाई इलाकों से बढ़ते खतरे पर बोलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुझे ही सोलो वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। वर्ष 2013 का मई या जून का महीना रहा होगा। अखबार रिलीज करने के बाद भीषण बारिश के बीच मैं और फोटोग्राफर सुरेश वर्मा लखनऊ से टैक्सी लेकर गोरखपुर पहुंचे थे। उस सेमिनार में मैंने सीमाई इलाकों से बढ़ते खतरे को लेकर जोश मसालेदार भाषण देने के बजाय संविधान और कानून में आवश्यक संशोधन करने की अनिवार्यता को लेकर अपना तथ्यात्मक शोध विचार प्रस्तुत किया और कहा कि ऐसे ठोस और स्थायी कदम उठाने के बाद ही हम आतंकी खतरों से स्थायी तौर पर निपट सकेंगे और आंतरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो सकेंगे। तब कुछ लोगों को यह लगा था कि मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन जब अनुच्छेद 370 और उसके साथ नत्थी 35A हटाया गया और नागरिकता संशोधन कानून जैसे ठोस कदम उठाए गए और आगे कुछ और ऐसे कानूनी बदलाव के सत्ता संकेत मिले, तो मुझे यह लगा कि गोरखपुर सेमिनार में मेरे विषयांतर होने के कुछ लोगों के उस समय के भ्रम का उन्हें तार्किक उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचकर मैं अपने मन को सांत्वना भी दे लेता हूं। योगी के मुख्यमंत्री बनने पर मुझे अत्यंत खुशी हुई थी। मैंने उन्हें फोन करके पहले ही बधाई दे दी थी। उस दिन वे गोरखपुर में ही थे और विशेष विमान से दिल्ली बुलाए गए थे। दिल्ली से लौटने के बाद भी मैंने उन्हें फोन करके मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। योगी ने कहा कि मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने की बात तब तक
जानने वाले जान ही चुके थे। तब यह लगा था कि साधु के सत्ता पर बैठने से सत्ता का चरित्र बदलेगा। तब यह लगा था कि सत्ता का चरित्र साधु अपने पर हावी नहीं होने देगा। तब यह लगा था कि साधु सबके लिए समान संत दृष्टि और समभाव रखेगा। लेकिन अब मुझे यह लग रहा है कि मैं तब गलत था। योगी से मेरी वह अपेक्षा धीरे धीरे क्षीण होती गई। योगी के मुख्यमंत्री बने हुए 2-3 महीने हो चुके थे। मैंने उनसे मिलने का समय लिया। मैंने सोचा था कि उन्हें शायद मैं थोड़ा सांकेतिक वाइब्रेशन दे पाऊंगा, लेकिन मैं फिर गलत था। सचिवालय एनेक्सी के पंचम तल पर मुझे सुरक्षा सीखचों में कसे बेदम बेरौनक योगी मिले। संत के रूप में केवल उनका वस्त्र दिखा। वे तेजी से सत्ताधीश का व्यक्तित्व ओढ़ने में लगे थे, ऐसा स्पष्ट प्रतीत हुआ। मैंने उन्हें अपने साहित्यकार माता पिता की कुछ किताबें भेंट की और एक कलम उपहार में दिया। कलम उपहार देने के पहले मैंने योगी जी को एक संक्षिप्त संस्मरण सुनाया। वॉशिंगटन पोस्ट के तत्कालीन एशिया ब्यूरो चीफ स्टीव कोल और इंडिया रिपोर्टर रमा लक्ष्मी ने मुझे फोन करके बिहार और उत्तर प्रदेश के अंडरग्राउंड मूवमेंट्स और राजनीति में स्थान बना रहे अपराध जगत के महारथियों पर स्टोरी करने में मदद करने का आग्रह किया था। स्टीव कोल और रमा लक्ष्मी दोनों हफ्ते भर से कुछ अधिक समय तक मेरे मेहमान रहे। मैंने उनके स्टोरी निर्माण में खूब मदद की और वे बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दुरूह किस्म की स्टोरी आसानी से हो जाने के कारण वे कुछ अधिक ही रोमांचित थे। जब वे वापस जाने लगे तो स्टीव ने एक पैकेट मेरे हाथ में थमाया। स्टीव ने बताया कि पैकेट में 25,000 रुपए हैं। स्टीव कोल अमेरिकी अंग्रेजी में फर्राटे से बोले चले जा रहे थे। सार यह था कि अमेरिका में किसी के सहयोग को मुद्रा में कन्वर्ट करके उसे सम्मानपूर्वक वापस लौटाने की परंपरा है। मैंने अपनी भारतीय अंग्रेजी में स्टीव से कहा कि आपने अमेरिकी सभ्यता और परंपरा के बारे में तो बताया, अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको भारतीय सभ्यता और परंपरा के बारे में बताऊं। भारतीय सभ्यता में अतिथि देवता माने गए हैं और आतिथ्य के बदले में कुछ लेना पाप होता है। यह सुनकर स्टीव कई पल तक मेरा हाथ थामे रहे और मेरी तरफ देखते रहे। फिर रमा लक्ष्मी को इशारा कर उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर बढ़कर स्टीव अचानक रुके। उन्होंने अपना हैंडबैग खोला और सोने जैसी चमकती एक सुनहरी कलम निकाली। फिर हंसते हुए मुझसे पूछा कि कलम उपहार में लेने में भारतीय संस्कृति बाधा तो नहीं बनेगी। मैंने कलम का उपहार स्वीकार करने की सहमति में अपना सिर हिलाया। स्टीव ने बताया कि यह कलम उस सीरीज की कलम है जिससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत की आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। स्टीव ने वह नायाब ऐतिहासिक महत्व की कलम मुझे उपहार में दी, मुझसे हाथ मिलाया और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। वह भावुक और यादगार संस्मरण मैंने योगी जी को सुनाया और स्टीव कोल द्वारा दी गई वही कलम मैंने योगी जी को भेंट कर दी। कलम देते हुए मैंने योगी जी से इतना जरूर कहा कि जब भी आपको लगे कि आप न्यायपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो आप इस कलम से हस्ताक्षर जरूर करना। वर्ष 2017 के बाद यह 2021 है। इस बीच एक बार योगी जी का संक्षिप्त दर्शन हुआ। उन्होंने पूछा, आप आते नहीं हैं? मैंने कहा, आप बुलाते नहीं हैं। बस इतनी ही बात हुई। फिर विभिन्न कार्यक्रमों में उनके दर्शन तो हुए पर आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। न मैं उनके पास गया और न उन्होंने मुझे बुलाया। योगी जी जब तक संत थे मैं उनके पास गया। जब योगी जी मुख्यमंत्री हो गए तो फिर मेरा उनसे क्या काम। कोरोना कहर के दूसरे खंड में जिस तरह लोगों की बेतहाशा मौतें हुई, जिस तरह अस्पतालों और धनखोरों ने तांडव मचाया, जिस तरह स्मशान और कब्रगाहों पर लाशों के अंबार लगे, जिस तरह नदियां लाशों से पटने लगीं, जिस तरह भयानक स्तर पर शासनिक प्रशासनिक अराजकता फैली और कुछ नौकरशाहों के कारण सत्ता नाकाम हो गई, तब मुझे यह जरूर लगा कि ऐसी सत्ता के क्या मायने जो नागरिकों की जान न बचा पाए। साधु ऐसी निरर्थक सत्ता को धिक्कार भेजता हुआ सन्यास का छूटा हुआ पथ तुरंत पकड़ लेता,
लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। वे अब पूरी तरह नेता बन चुके हैं। तभी तो चुनाव ड्यूटी पर झोंके गए शिक्षकों की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोक का एक शब्द भी उच्चारित नहीं कर सके। हद तो यह हो गई कि 1621 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत को योगी सरकार 3 के अंक पर फिक्स करने पर आमादा है। इसके लिए सरकार राज्यादेश तक जारी कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की यह नोटिस पढ़ें तो सरकार की संवेदनहीनता आप साफ साफ देख पाएंगे। यह बेशर्मी तब है जब 1621 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कोरोना से हुई मौत की आधिकारिक सूची सरकार के पास मौजूद है। योगी जी अब वाकई नेता हो गए हैं। चुनाव ड्यूटी में कोरोना से संक्रमित होकर मरने वाले शिक्षकों की 4 अंकों की संख्या को 1 अंक का करने पर अड़े योगी यह कैसे कह सकते हैं कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का सारा खर्चा प्रदेश सरकार उठाएगी? कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राज्य की संपत्ति घोषित करने जैसा बयान योगी कैसे दे सकते हैं? चुनाव ड्यूटी में कोरोना संक्रमण से मरे 1621 शिक्षकों के अनाथ हुए बच्चे क्या राज्य की संपत्ति घोषित किए गए? अगर नहीं तो योगी ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राज्य की संपत्ति घोषित करने जैसा अनर्गल बयान कैसे दे दिया? कोरोना से संक्रमित होकर मरे शिक्षकों के बच्चे क्या अनाथ नहीं हैं? जब इन अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाने से सरकार कतरा रही हो तो योगी के ऐसे निरर्थक बयान इस तरह विज्ञापन शैली में छापने का क्या औचित्य है? बिना सवाल पूछे ऐसे बयान छापना पत्रकारिता है या स्टेनोटाइपिस्ट का धंधा? ये अखबार हैं या सस्ता प्रचार करने वाले सड़क छाप भोंपू? आप यह विचार करिए। नमस्कार, जय हिंद।